प्यारे बच्चों, हम सब पाठ 11 में पढ़ रहे थे अपने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विषय में। पाठ का शीर्षक है अद्वितीय पूर्वोत्तर भारत। यह किस प्रकार अद्वितीय है, इसने किस प्रकार अनेक विशेषताओं को विभिन्नताओं को अब तक समेट कर रखा है और अद्वितीय क्षेत्र हमारे देश का हुआ है। इसमें कौन कौन क्षेत्र आते हैं ये हमने आपको बताया और एक एक करके अलग अलग क्षेत्र अर्थात अलग अलग राज्य की विशेषताओं के बारे में हम सब क्रम से पढ़ते चले। सबसे पहले हम लोग पढ़े असम के बारे में, फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मेघालय के बारे में, फिर कल मैंने आपको बताया था नागालैंड के बारे में। नागा शब्द का अर्थ होता है पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले लोग, उनका देश, पहाड़ी क्षेत्र। नग मतलब पहाड़ होता है, इसी शब्द से निकला नागा। नागा का अर्थ हुआ पहाड़ी, पहाड़ से संबंध रखने वाले। तो यहां बताया आपको कि इनमें 16 प्रजातियां हैं और सबकी अपनी अपनी पहचान है, विशेषता है। और ये सभी अपने पोशाक के बड़े शौकीन होते हैं। इनका पोशाक प्राय ऊन का बना होता है, मोटे ऊन से बने पोशाक को ये पहनते हैं। इनके पोशाक का एक विशेष अंग है हथियार रखना। छोटा मोटा ये अपने पोशाक के साथ हथियार रखते हैं। इनकी देह दृष्टि यदि देखा जाए, देह यष्टि में शारीरिक आकार प्रकार देखा जाए तो ये कुछ मंगोल की तरह लगते हैं, लेकिन इनका आंख मंगोल के जैसा नहीं होता है। नाचने गाने के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन ये बड़े वीर होते हैं। 1944 के द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया इतिहास में, जिसको हम कोहिमा वार कहते हैं। ये उनसे संबंध रखता है। फिर इसके बाद मिजोरम के विषय में आपको कल बताए हम। मिजोरम का अर्थ है, मी मतलब होता है लोग, जो मतलब पहाड़ी और रम मतलब देश। इसका अर्थ हुआ पहाड़ी लोगों का देश। यहाँ रहने वाले जो मिजो जनजातियां हैं, ये कहाँ से कब से यहाँ रह रहे हैं, इनके बारे में प्राय लोग नहीं जानते हैं। अभी भी यह रहस्य बना हुआ अंधेरे में। इस पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जितनी जनजातियां हैं, प्राय उनके संबंध में बहुत कुछ अंधेरे में है। वैसे मिजो के संबंध में भी ये बात है कि वो कहाँ से आए, कब आए हमारे इस क्षेत्र में रहने के लिए, ये अभी तक रहस्य बना हुआ। यहाँ लुसाई नामक पहाड़ी है मिजोरम में, जो सदा हमेशा हरा भरा होता है। यहाँ की विशेषता है कि यहाँ कोई बेघर नहीं है। साक्षरता केरल के बाद सबसे अधिक है और शहरीकरण में पूरे देश में इसका दूसरा स्थान। 22 कस्बा है, 22 छोटा शहर है और यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, बेघर नहीं है, सबको घर है। यहाँ की एक नदी है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। म्यांमार यानी बर्मा से हमारे व्यापार का संबंध इस नदी से है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एकमात्र नदी यहाँ की है मिजोरम की, जिसका नाम है छिंगटुई। यह बर्मा से निकलकर, म्यांमार से निकलकर अपने देश में आती है और फिर अंत में बर्मा में चली जाती है और अंत में फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन बड़ा आदर्श है। ये दूसरों के हित के लिए अपने हित का बलिदान करना, देना, इसको बड़ा श्रेष्ठ धर्म मानते हैं। आपस में बड़े एक भाव से रहते हैं, समभाव से रहते हैं, इसलिए इनका सामाजिक ताना बाना बड़ा मजबूत होता है। ये आपस में सघनता से जुड़े रहते हैं। किसी मृत्यु के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, किसी भी सामाजिक अवसर पर ये एक परिवार नहीं, कुछ परिवार नहीं, पूरा शहर, पूरी बस्ती एक परिवार के तरह काम करते हैं।
पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता है। और ये भी नृत्य गीत संगीत के ये शौकीन है। इसके बाद आते हैं त्रिपुरा महामाया त्रिपुर सुंदरी के नाम से त्रिपुरा सब आया। यह अपने देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत में विलय से पहले त्रिपुरा का जो विलय हुआ, त्रिपुरा को जो भारत के अंग के रूप में शामिल किया गया, इसके पहले एक छोटा सा रियासत था, छोटा सा राज्य था। और आजादी से 1300 वर्ष पहले तक यहाँ बर्मन शासकों ने शासन किया। त्रिपुरा की संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति है। अनेक प्रकार की संस्कृति यहाँ मिली हुई है। मुख्य रूप से 2 प्रकार की संस्कृति है, जनजाति संस्कृति और गैर जनजाति संस्कृति, गैर आदिवासी संस्कृति। विशेष रूप से गैर आदिवासी संस्कृति में बांग्ला संस्कृति का यहाँ ज्यादा प्रभाव है। त्रिपुरा का मटका नृत्य, घड़े पर खड़ा होकर नृत्य करना, ये बड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ का बड़ा उल्लेखनीय है। यहाँ प्रायः जिस प्रकार यहाँ कटहल, आम, केला का पेड़ पाया जाता है, यहाँ बहुतायत में पाया जाता है। हर एक घर में ऐसा पाया जाता है। और नारियल, केला, सुपारी, विशेष रूप से चंपा का पेड़ पौधा यहाँ विशेष रूप से पाया जाता है। यहाँ की एक अत्यंत रोचक बात है, यहाँ ऊनाकोटी एक स्थान है जहाँ चट्टानों पर असंख्य मूर्तियां उत्कीर्ण की गई, खोदी गई, और इनका संबंध भगवान शिव से है। कहते हैं 1 करोड़ ऐसी मूर्तियां हैं जिनमें से 1 कम, ऊनाकोटि का अर्थ हुआ 1 करोड़ में से 1 कम। तो इतनी सारी मूर्तियों को किसने बनाया, कब बनाया और किस उद्देश्य से बनाया गया, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन यह त्रिपुरा का एक उल्लेखनीय जगह है। ऊनाकोटी दर्शनीय जगह है, यहाँ अनेक पर्यटक यहाँ आते हैं इनको देखने के लिए। अब आते हैं इसके बाद मणिपुर जो 7 राज्यों में से एक राज्य है मणिपुर क्षेत्र अपने इतिहास काल में अनेक नामों से पुकारा जाता है। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में, उत्तरार्ध मतलब हुआ अंत में, अर्ध मतलब आधा। पहला आधा को कहते हैं पूर्वार्ध और बाद के आधा को कहते हैं उत्तरार्ध। बाद का आधा मतलब अंत में, के लगभग अंत में इस क्षेत्र के राजा भागचंद और उनके वंशजों के चलाए सिक्कों पर मणिपुरेश्वर लिखा हुआ था। 18वीं शताब्दी में यहाँ के जो राजा थे भागचंद, उन्होंने जो और उनके वंशजों ने जो यहाँ शासन किया और उन्होंने जो सिक्का चलाया, वह जो सिक्का प्राप्त हुआ है उस पर लिखा हुआ है मणिपुरेश्वर। यह नाम अंकित है, उस पर लिखा हुआ है। इसी के आधार पर इस राज्य का नाम पड़ा है मणिपुर। इस राज्य की जनसंख्या लगभग 60% घाटी में रहती है और 40% पहाड़ी क्षेत्र। घाटी कहते हैं पहाड़ के निचले तलछटी के प्रदेश में नीचे। तो 60% जनसंख्या घाटी में है, 40% लोग यहाँ लगभग पहाड़ पर रहते हैं, पहाड़ी लोग हैं। इन पहाड़ी लोगों में प्रायः नागा हैं, कुकी हैं, पाड़ते जनजाति के लोग हैं, उनका अधिकार है पहाड़ों पर। और जो मैदानों में हैं उनमें से जो जाति है उनको कहते हैं मेइती। पहाड़ी लोग, पहाड़ी जो जनजातियां हैं जो पहाड़ों में रहते हैं 40% यहाँ के, उनमें से नागा, कुकी और पाड़ते जनजातियां। और मैदानों में जो जनजातियां रहती हैं उनमें मुख्य है मेइती। इस प्रदेश की मुख्य भाषा मेइती लॉन्ग है। इसी को मणिपुर का नाम भी दिया गया, मेइती लॉन्ग ये भाषा का नाम है और इसी को मणिपुरी भाषा कहते हैं। मेइती लॉन्ग को ही मणिपुरी भाषा कहते हैं, ये नाम दिया गया है। मणिपुर राज्य
की जो संस्कृति है, यह संस्कृति के मामले में बहुत समृद्ध है, बहुत अमीर है। यहाँ हिंदू जनसंख्या अधिक है और वैष्णव धर्मावलंबी यहाँ सर्वाधिक है, उनका प्रभाव यहाँ सबसे अधिक है। इसके बाद हम बताएंगे आपको आगे।